एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट याद है आपको? कितने Yes, बच्चों को sir. रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट याद है? गुड। देखो रदरफोर्ड ने एक सर उसने अल्फा रेस पास करी थी। राइट वही अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले एक लेड का ब्लॉक लिया ताकि कोई इसमें से कहीं और रेडिएशन कहीं और ना निकले। इसमें उसने अल्फा रेज की एक सोर्स रेडियम ले लिया, रेडियम, ठीक है ना, जिसमें से क्या निकले, रेडिएशंस निकले। ये किसका लिया उसने, याद रखिएगा, लेड का ले लिया उसने ब्लॉक, ताकि ये फालतू रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले और खाली इसमें से इस तरीके से रेज पास हो सके, रेडिएशंस निकल सके। ओके, अब उसने सिर्फ एक ही स्ट्रेट डायरेक्शन में जाए इसके लिए उसने बीच बीच में इसे कवर कर दिया, स्लिट्स लगा दी। क्या लगा दिया? स्लिट्स लगा दी, ठीक है, स्लिट लगा दी ताकि बाकी रेस और डायरेक्शन में कहीं ना जाए। अब क्या हुआ, यहाँ पे उसने एक पतली सी गोल्ड फॉइल ले ली, थिनेस्ट कह सकते हैं, थिनेस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा, कई सारे क्वेश्चन आएंगे। तो पहली चीज उसने क्या ली, एक थिन गोल्ड फॉइल ले ली, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये थिन गोल्ड फॉइल, ये आ गई। ओके, जैसे ही लाइट जो जा रही थी ये इसमें से पास हुई, तो लाइट की स्कैटरिंग हुई और ये अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब स्कैटरिंग इन द सेंस कि ये जो रेस जा रही थी ये कई जगहों पे डेविएशन होती दिखाई दी, ठीक है। और ये डेविएशन को चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक स्क्रीन बना दी जिसके ऊपर कोटिंग हुई हुई थी, वही आप जानते हो किसी कोटिंग हुई होगी, जिंक सल्फाइड, ZNS। अब यहाँ पे 3 तरह की रेज निकल रही है, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, और ये हो गई थर्ड। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रेज को समझाने के लिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि और तरीके से आपको एक्सप्लेन समझ आ जाए। ये मान लीजिए ये एक एटम है, जो थिन फॉइल है ना, बेसिकली उसके अंदर गोल्ड के एटम्स मौजूद हैं। ये बीच में इस तरीके से एक हैवी बॉडी रख दी, यहाँ से कुछ रे सीधी निकल गई, ये मान लो दिस इज रे 2, और एक और भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, ये रे 4 है, इसको दिखाने की जरूरत थी, इसको रे 3 मान लो, रे 3 जो वापस आ रही, ठीक है। कुछ ऐसी दिखाई, कुछ ऐसी हो गई, और कुछ ऐसी हो गई। ये मान लीजिए रे 3 है, ये 1 है, ये रे 2, ठीक है। यहाँ पे उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी, आपको याद है क्या ऑब्जर्वेशंस की थी उसने? कोई बच्चा बताएगा क्या ऑब्जर्वेशंस की थी? सर, बताओ सर उसने ये देखा था कि जो रेज वापस आ रही हैं वो एटम के एकदम सेंटर से वापस आ रही हैं, तो मतलब सेंटर में कुछ ऐसा है जो उनको रिफ्लेक्ट कराने में हेल्प कर रहा है। अच्छा, पहले मुझे बताओ, ये जो रेज निकल रही है, इन रेज का चार्ज क्या है? सर नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज रेज है, पॉजिटिव है। याद रखिएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज रेज है। व्हाट काइंड ऑफ रेज आर दीज? पॉजिटिव चार्ज रेज, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज रेज एक एटम से पास की गई। एक एटम की बात करें तो पूरी ओवरऑल बात हो रही है, न्यूक्लियस भी आ रहा है उसके अंदर, एटम के और शेल्स भी आ रहे हैं उसके अंदर। अब जब रेज इसमें से पास हो रही है तो आपने पहली चीज जो नोटिस करी वो ये कि ये जो रे नंबर 2 है ये स्ट्रेट निकल रही है, ये स्ट्रेट निकल रही है, नहीं निकल रही है, जल्दी बोलो। यस सर, स्ट्रेट। और स्ट्रेट आदमी तभी निकल सकता है जब उसे खाली जगह दिखाई दे, हाँ या ना? यस सर।
तो जो रे स्ट्रेट निकल रही है उसने एक ऑब्जर्वेशन दी कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस कैसी है? empty at the end. वेरी गुड, मोस्ट स्पेस इज एम्प्टी, इसीलिए ज्यादातर रेस कैसी निकल गई? सीधी निकल गई। सीधी पास हो। अब ऑब्जर्वेशन आपकी भी शार्प है, आप ये बताइए कि किस केस में रे 2 डिफ्लेक्ट होती दिखाई दे रही है? यार 2 पे 2 का डिफ्लेक्शन होने का कारण क्या है? इसका सो मतलब दैट वो न्यूक्लियस के साइड से कहीं से टच कर रही है तो वो पॉजिटिव चार्ज है, सो वो बहुत रिपेल बढ़िया, कर रही है। क्योंकि हमने पढ़ा है लाइक चार्जेस रिपेल, है ना? लाइक Yes, sir. चार्जेस रिपेल, इसका मतलब क्या है कि और मेरी भी रेस कौन सी थी? मेरी रेस तो थी पॉजिटिवली चार्ज, जो रेज आ रही है तो ऑलरेडी पॉजिटिव थी, ये पॉजिटिव है और ये डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो ये बॉडी है जो यहाँ पर सेंटर में मौजूद है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है ना? तो लिख दूं कि सम Yes, sir. गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। और यहाँ पे क्या कंफर्म किया उन्होंने? स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी कि सेंटर इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना? दिस शो सेंटर इज, सेंटर कैसा है? Positively charged. बहुत बढ़िया, Positively charged. सेंटर वेरी डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज। डेंस अभी नहीं, डेंस अभी नहीं, अभी तो सेंटर पॉजिटिवली चार्ज है, ये पता चला। सही है। तीसरी बात, आपने नोटिस किया कि आपने सेंटर पे जब लाइट बिल्कुल इसके सेंटर से लाइट गई, हालांकि ये बहुत रेयर केस होता है जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा भी कह सकते हो 1 आउट ऑफ एवरी 20,000 पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल वापस रिबाउंड हो पाता है। इसका मतलब जो जगह है न्यूक्लियस की वो ज्यादा है या कम है? पहले तो ये बताओ मुझे। बहुत कम है। बहुत कम, बहुत छोटी सी जगह पे आपका न्यूक्लियस मौजूद है। दूसरी बात, उसके अंदर चार्ज क्या होना चाहिए? क्योंकि रे वापस आ रही है आपकी Positive. पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। अच्छा, आपकी रे वापस आ रही है, ये न्यूक्लियस वहां से शिफ्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब वो कैसा है? न्यूक्लियस कैसा है? Dense. भारी है, ऑब्वियस सी बात है, भारी है। क्यों? एक छोटा बच्चा बॉय है, वो भाग के एक बड़े बच्चे जिसे हम लोग खली कहते हैं इससे टकरा रहा है, सही है? आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, वापस कौन आएगा जबकि बॉय बॉय लड़ रहे हैं आपस में? वो बेबी, छोटा बच्चा जाएगा, टक्कर मारेगा और टक्कर मार के खुद ही वापस पलट जाएगा। इससे कंफर्म होता है कि ये जो सेंटर मौजूद है, ये जो सेंटर की हम बात कर रहे हैं, ये पहली बात तो पॉजिटिवली चार्ज है, छोटी सी जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत 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 ज्यादा है। इसीलिए हमने कह दिया कि एटम को 3 फॉर्म में डिवाइड कर दिया कि एटम के बीच की स्पेस खाली होती है और एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके साथ साथ जो एटम का न्यूक्लियस है वो हाईली डेंस्ड है। इसीलिए जो रेज होती हैं वो जाके टकराने के बाद वहां से सेम पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो यहाँ पे डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इसकी डिस्कवरी हुई भाई यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। उसने नाम नहीं दिया इन पार्टिकल्स को, लेकिन उसने कहा कि कोई सेंटर में हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसको आज के बाद हम क्या किस नाम से जानेंगे? न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। और उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एटम की अगर डिवीजन करें तो एटम इस तरीके से डिवाइड होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमते रहते हैं। Am I clear to all? ये कहानी समझ आ गई रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस सर। अगर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, Yes, sir. आप सब रदरफोर्ड की कमी भी जानते होंगे। बताओ व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल? क्या लिमिटेशन थी? कोई जानता है? सर उसने ये नहीं सर, बताया वो दैट न्यूट्रॉन्स के बारे में नहीं बता पा रहा।
एक वन बाय वन बताओ, वन बाय वन बोलो। सर वो ये नहीं बता पाया दैट जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कैसे कर पा रही है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ठीक से होल्ड नहीं हो पाएंगे तो वो एटम जो है कोलैप्स कर जाएगा। असल में जो आपने बोला ना, दो चीजें एक साथ एक कोरिलेट कर दी बेटे। मैं आपको समझाता हूँ एक बार, लेट मी टेक अ न्यू पेज, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। असल में रदरफोर्ड ने जो बात कही ना वो गलत नहीं कही थी, लेकिन उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं थी। रदरफोर्ड की कमी निकालने वाला कोई और नहीं था, उसका अपना स्टूडेंट था नील बोर। उसने कहा सर, क्योंकि रदरफोर्ड ने पढ़ी थी खाली केमिस्ट्री, नील बोर केमिस्ट भी था और फिजिसिस्ट भी था, उसने फिजिक्स मैंने क्या कहा फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन दिख रही है सभी को? नो सर। ओके, नो सर। अब फिर देखिए जरा। रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो नील बोर था, उसका स्टूडेंट ही था। उसने कहा सर आपने एक बात कह दी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमते रहते हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने यही कहा है। उसने कहा लेकिन फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा होता है तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी क्या लगातार चेंज हो रही है? बताएगा आप में से क्या चेंज होती है हर पॉइंट पे? सर एनर्जी। एनर्जी तो है ही, लेकिन क्या चीज चेंज हो रही है? वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी, है ना? वेलोसिटी चेंज हो रही है। हाँ, कि डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है? उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, तो वो टेंजेंट की हेल्प से हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? तो लगातार डायरेक्शन Yes, चेंज sir. करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यू नीड टू सप्लाई रेगुलर एनर्जी। आपको लगातार उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी कहाँ से ला रहा है? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, आपने कहा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन सर न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज है ना। अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसे अपनी तरफ खींचता क्यों नहीं? फिर तो ऐसा होना चाहिए ना सर कि धीरे 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 खींचेगा एंड एटम कोलैप्स कर जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना पाथ सर्कुलर की बजाय इसका पाथ कैसा हो जाएगा? स्पाइरल हो जाए। और स्पाइरल पाथ होने के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर, और सेंटर में जो न्यूक्लियस एटम है वो कोलैप्स कर जाएगा। एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा, हाँ या ना? लेकिन हम तो पढ़ते आ रहे हैं और पूरी साइंस का बेसिस यही है, क्या? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना? या एटम सबसे फंडामेंटल यूनिट है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पढ़ा था ना हम लोगों ने? तो एटम इज द फंडामेंटल यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम से और फर्दर इसको आप डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, लेकिन आपका मॉडल तो अनस्टेबिलिटी शो कर रहा है। उसने कहा देख बेटा, जो तू बात कह रहा है ना वो गलत नहीं है, लेकिन जो मैंने मॉडल दिया है वो भी गलत नहीं है। तो उसने कहा सर आपका मॉडल सही है, लेकिन आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पता। तो रदरफोर्ड ने कहा तुझे पता है इसकी एक्सप्लेनेशन? उसने कहा मुझे पता है। तो उसने कहा अब तू बता दे फिर। उसने कहा सर बताऊंगा तो, लेकिन आज के बाद फिर ये मॉडल आपके नाम से नहीं जाना जाएगा, फिर ये नील बोर का मॉडल कहलाएगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तू जब कह रहा है ऐसा तेरी बात मान लेते हैं। नील बोर ने कहा सर आपके मॉडल में कोई कमी नहीं है, आप सब में, आप बच्चे भी ना बिल्कुल नील बोर की तरह सोच सकते हो अगर आप चीजें ऑब्जर्व करो तो। देखो उसने क्या किया, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने रामलीला में देखा मौत का कुआं? देखा सभी ने मौत का कुआं? रामलीला Yes, sir. सर्कस में यस जहाँ पे वो कार चला रहे होते हैं, इसके ऊपर लगातार बाइक्स चल रही होती हैं, गोल गोल घूमे जा रही होती हैं, ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं। फिर वो अपने हाथ भी छोड़ देते हैं, गाड़ी चली रही होती है, बाइक भी चली रही होती है, वो लगातार एक ही जगह घूम रही होती है। एक्चुअली ये कोई स्टंट नहीं है, इट इज ऑल फिजिक्स। फिजिक्स के हिसाब से आप किसी भी बॉडी को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रख सकते हैं। यही फिनोमिना आप लोग सैटेलाइट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हो, कि जब उस पर्टिकुलर बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही हैं, देखो नीचे की तरफ बॉडी के अंदर जो अंदर की तरफ खींच रही है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटी, कौन सी फोर्स कहते हैं इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ खींचती है बॉडी को। और जब कोई बॉडी गोल घूमती है तो इनर्शिया की वजह से
वो बॉडी बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी टर्न करती है तो आपकी टेंडेंसी क्या होती है, आप शीशे की तरफ मूव कर जाते हो, टक्कर ऐसे यस सर। लेकिन आपका जो लोअर बॉडी है वो रेस्ट में रहता है, तो इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, Yes, sir. खाली आपकी अपर बॉडी मूव करती है। सेम कहानी यहाँ पर बताया उसने कहा जो पार्टिकल है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है सर आपका, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइमल्टेनियसली दो फोर्सेस काम कर रही है सर। उसने कहा कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं? उसने कहा सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको न्यूक्लियस खींच रहा है और न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम लोग कोलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोलम्बिक फोर्स, COULOMBIC, कोलम्बिक फोर्स। तो अंदर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? कोलम्बिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गोल घूम रहा है, तो गोल घूमने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ, बाहर जाने के लिए एक फोर्स लग रही है, और ये फोर्स कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल। कई बुक्स में ना सेंट्रीपिटल लिखा हुआ है, एक्चुअली केमिस्ट्री में सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल अलग अलग नहीं है। टेंडिंग टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन इज सेंट्री, फ्यूगल और पिटल स्पेसिफिक फिजिक्स में होती है, केमिस्ट्री के अंदर मूवमेंट को शो कर रहा है खाली। तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू मोशन काम कर रही है। ये हो गई फोर्स नंबर 2। अब आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, थोड़े से मतलब अभी 11th में आया इसलिए थोड़े से पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे दो फोर्सेस इस पार्टिकल पे काम कर रही है, एक काम कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर और एक काम कर रही है इसे बाहर भेजने के लिए, लेकिन बॉडी कहीं मूव नहीं कर रही। इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस में क्या रिलेशनशिप है? दोनों सेम है, बहुत मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं लिख दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस जगह पे घूम रहा है और बाहर नहीं निकल रहा है, उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पॉइंट पर जो लग रहा है वो बराबर है उस पॉइंट पर लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? यस। बोलिए, क्या अब इस पार्टिकल के ऊपर एनर्जी का लॉस होने वाला है? क्या ये पार्टिकल एनर्जी का लॉस करेगा? क्या ये घूमता रहेगा? यस सर, करेगा। करेगा। अच्छा, एनर्जी का लॉस कब हो रहा था? एनर्जी का लॉस कब हो रहा था? जब एक फोर्स खींच रही थी, ये अगर खींचती इसे अपनी तरफ तो लॉस होता, लेकिन जितनी फोर्स से ये खींच रही है उतनी फोर्स से बाहर वाली खींच रही है। एक बॉडी, एक इंसान जिसको एक हाथ आपने पकड़ा हुआ है, एक हाथ किसी और ने पकड़ा हुआ है और खींच रहे हैं, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। बताओ ये आदमी कहीं मूव करेगा? नो सर। जल्दी बोलो, अरे बोलो जल्दी। नो सर, नहीं करेगा। ठीक है, अब इसने भी ऐसे घूमना शुरू किया, इस वाले ने भी ऐसा घूमने शुरू किया। बताओ इसका मोशन क्या होगा? ये भी कैसे घूमेगा? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सर आ गई। जल्दी बोलो, क्या कभी इस आदमी का पाथ चेंज होगा? नो सर। कितने लोग मेरे इस एग्जांपल को विजुलाइज कर पा रहे हो? कर पा रहा हूँ। ये है फोर्स 1, ये है फोर्स 2 और ये है आपका इलेक्ट्रॉन। फोर्स 1 और फोर्स 2 हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन आपका सेम पाथ पर ट्रेवल करता रहेगा जब तक कि कोई बाहर से आके किसी एक से इसका हाथ छुड़वा ना दे, यानी कि इसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड ना कर दो। ये अपने ऑर्बिट में घूमता ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ऑर्बिट्स को नाम दिया गया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या नाम दिया गया? स्टेशनरी। वाई स्टेशनरी? ऐसा नहीं कि रुक गया वो, यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं है, इसे हम लोग नो एनर्जी शेल्स भी कहते हैं, नो एनर्जी ऑर्बिट्स। सर एनर्जी का लॉस तो हो रहा है बट उसको कांस्टेंट कॉम्पनसेट कर रहे हैं, ऐसा मतलब कॉम्पनसेट हो रहा है बेसिकली। देखो एनर्जी का लॉस तो जब मूवमेंट होगी एनर्जी का लॉस तो हो गई, लेकिन वो लगातार कंपनसेट हो रहा है। आया ना? यस सर। यही फिनोमिना आपका सैटेलाइट्स में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में, ये तो है नहीं ना हम में से कोई जाके ऊपर सैटेलाइट धक्का लगा रहा है कि चल भाई चलती रहे। एक बार ऑर्बिट में सेट हो गई तो आप बताओ सैटेलाइट की कहानी जिसमें ही पढ़ोगे आप लोग। ये मून है, वेरी गुड, ये मून है, ये एक ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट घूम रही है, ये आपकी सैटेलाइट है, ठीक है। ये इसी जगह घूमती जा रही है सालों, कई साल, कई डेकेड्स घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्या कारण है भाई?
जल्दी बोलो क्या कारण है, क्यों घूम पा रही है, आप बोलो फिजिक्स में। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती जा रही है, फोर्स कंपनसेट हो रही है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बराबर हो गई। यही तो हमारा मिशन था। मिशन अभी जो हम लोग मंगलयान कर रहे थे, मार्स क्यों फेल हो गया, मार्स मिशन क्यों हमारा जो है फेल हो गया था, उस जगह पे जिस पेरीफ्री पे हम लोग उसे भेजना चाह रहे थे, सैटेलाइट को यहाँ पर एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, जो सैटेलाइट भेजी गई थी वो यहाँ से यूं बाउंस हो गई, वो पेरीफ्री में सेट नहीं हुई। अगर वो पेरीफ्री में सेट हो गई होती, मिशन सक्सेसफुल, जिंदगी भर वो सैटेलाइट वहीं पर घूमती रहती और हम सबसे पहले और सबसे कम बजट में इस तरीके से एक सैटेलाइट को मार्स के चारों तरफ घूमने वाले कंट्री कहलाते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? यस यस सर Yes, sir. सब